हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमेशा से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और अब आपने कंप्यूटर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया है। सी लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है, चाहे उसकी आउटपुट सिर्फ एक लाइन की ही क्यों ना हो। छोटे से छोटा प्रोग्राम भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। और अगर हम बड़े प्रोग्राम या बड़े सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे कि कंपाइलर है, कंपाइलर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑलवेज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो पर्सन है जो प्रोग्राम्स को लिखता है। अ पर्सन हु डेवलप्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग टूल्स टू राइट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। पहले देखें लैंग्वेज की डेफिनेशन, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज को लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक खास फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसे लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलते हैं। A programming language is a set of words and symbols used to write computer programs. और इसका फायदा क्या है? It provides means of communication between a user and computer. Next question देखें, name two main categories of programming languages. There are two main categories of programming languages. Number one is low level languages and the other is high level languages. Define low level language. ऐसी language that is closed to a hardware and far from human is called a low level language. क्लोज टू हार्डवेयर का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो हार्डवेयर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज हार्डवेयर के क्लोज होगी यानी अंडरस्टैंडेबल बाय हार्डवेयर होगी, डेफिनेटली वो फार फ्रॉम ह्यूमन होगी। जैसे कि हमें पता है लो लेवल लैंग्वेज या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है जो 0-1 की फॉर्म में लिखी जाती है, और 0-1 की फॉर्म में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हार्डवेयर या कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। और ऐसी लैंग्वेजेस जो क्लोज टू ह्यूमन होंगी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी। लो लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। मशीन इंस्ट्रक्शंस को अगर रिप्लेस कर दिया जाए इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ तो ऐसी लैंग्वेज बनती है असेंबली लैंग्वेज, और इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स को कहते हैं निमोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। नेटिव लैंग्वेज का मतलब मादरी जुबान, जैसे कि हमारी उर्दू या पंजाबी मादरी जुबान है और हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज में बातें जल्दी समझ में आती हैं। जिस तरह हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज की बातें फौरन से समझ में आ जाती हैं, इसी तरह कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इस लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड दे आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। व्हाई डज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर। क्योंकि मशीन लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर को नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड अंडरस्टैंड करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन फास्टर होती है, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेजेस जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी वो फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर होगी। द इंस्ट्रक्शंस इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज
जैसे कि अभी आप सी में कोड लिखते हैं प्रिंट एफ, तो समझ आ रहा होता है कि कुछ प्रिंट होने जा रहा है। इसी तरह स्कैन एफ, किसी इनपुट को आप स्कैन करने जा रहे हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं सी लैंग्वेज, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान एंड बेसिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द प्रोग्राम लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एक ही ब्लॉक के अंदर हम सारा का सारा प्रोग्राम लिख देते हैं, हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस बनाने की ऑप्शन नहीं होती। एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम का मतलब है कि जैसे अगर मैंने कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का और जितने भी फंक्शंस होंगे उन सबको मैं इस एक मॉड्यूल के अंदर ही लिखूंगी। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या होता है कि अगर मैंने एक कंपाइलर डिजाइन करना है तो इस पूरे प्रोग्राम को मैं स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लूंगी। जैसे कि एक मॉड्यूल ऐड फंक्शन हो जाएगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए, चौथा डिवीजन के लिए एंड सो ऑन। सो मेन डिफरेंस इन दोनों अप्रोचेस में क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की एंटायर लॉजिक यानी कंप्लीट जो प्रोग्राम का आइडिया है उसे सिर्फ एक ही मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एंटायर लॉजिक को एक मॉड्यूल में नहीं बल्कि उसे मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और एंड पे इनके आंसर्स को या इनकी आउटपुट को कंपाइल कर लिया जाता है। डिवाइड एंड रूल वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई होता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एरर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि जब इतना लंबा कोड एक ही जगह पर लिखा हो तो उसमें एरर्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। इसी तरह इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अनस्ट्रक्चर्ड के साथ ही मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस and each module is a piece of code that implements a different functionality. इसी तरह less possibility of errors in the programs. जब different मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होगा प्रोग्राम तो उसमें हमारे पास एरर्स के भी कम से कम चांसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मेंट बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स को लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं दैट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और ऐसा क्यों किया जाता है, यानी हाई लेवल को लो लेवल में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कोड को कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके। एंड एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंपाइलर। Compiler is also a language processor, a language translator, and compiler is a program that converts the instructions of a high-level language into machine language as a whole. As a whole का मतलब है कि compiler लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन नहीं करता बल्कि पूरे प्रोग्राम को एज अ होल हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। कंपाइलर की जो आउटपुट होती है उसे मशीन लैंग्वेज कोड या सिंपली मशीन कोड कहते हैं और उस मशीन कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन असेंबलर। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है लेकिन ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर किसी भी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है लेकिन असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड as a whole, whereas
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम। कंपाइलर एक वक्त में पूरे के पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर एक वक्त में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। द कंपाइलर जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर की आउटपुट एक ऑब्जेक्ट कोड होता है, जबकि इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एनी ऑब्जेक्ट कोड। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कहते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड कंसिस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज ओनली। इसका मतलब ये है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कहते हैं, लेकिन जब उसी सोर्स कोड को कंपाइल कर दिया जाए, कंपाइलर से गुजारा जाए, तो फिर जो आउटपुट जनरेट होती है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। सोर्स कोड क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए इसको मॉडिफाई करना भी आसान होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड यानी बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। नेक्स्ट डिफरेंस, सोर्स कोड कंटेन्स fewer statements than object code, जबकि object code contains more statements than source code। source code की एक लाइन के अगेंस्ट object code की several lines जनरेट होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है it is also called source program, यानी source code को source program भी कहते हैं और object code को object program भी कहते हैं। Why the source code cannot be executed directly? क्योंकि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होता, इसलिए हम इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसको हमेशा ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। What is the use of Turbo C++? Turbo C++ एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें हम प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव कर सकते हैं और रन करते हैं हम प्रोग्राम्स को। So Turbo C++ is a compiler which is used for C language. And it also provides a powerful debugger. Debugger means a software that finds out and removes error from code. Next question is why it would be preferable to write a program in C rather than machine language? The answer is very easy. Machine language हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं, इसलिए ह्यूमन उसमें कोड जनरेट नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और प्रेफरेबल सी लैंग्वेज में क्यों होगा? क्योंकि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है और ह्यूमन ने ही प्रोग्रामिंग करनी है, इसलिए इट इज प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज रादर देन मशीन लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर एक हार्डवेयर को यूज करते हुए सी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट किया गया है, तो वही ऑब्जेक्ट कोड किसी भी दूसरे हार्डवेयर पर एज इट इज चलेगा। यानी हार्डवेयर को चेंज करने से, मशीन को चेंज करने से ऑब्जेक्ट कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट कोड को मोटरोला की मशीन पर जनरेट करवाया गया है, तो वही ऑब्जेक्ट कोड इंटेल की मशीन पर भी एज इट इज चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव और केस सेंसिटिविटी इन सी लैंग्वेज? केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि ये लैंग्वेज डिफरेंशिएट करती है अपर केस में और लोअर केस में लिखे हुए वर्ड्स को, यानी छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में लिखे हुए वर्ड्स को डिफरेंशिएट करती है सी लैंग्वेज। और आमतौर पर जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको लोअर केस यानी छोटी एबीसी में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लिंकर इन सी लैंग्वेज? डिफरेंट एग्जाम्स में, डिफरेंट पास्ट पेपर्स में यही स्टेटमेंट मुख्तलिफ तरीके से आई है, लाइक डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इन सी लैंग्वेज और सी प्रोग्राम्स। इसका हम आंसर देखते हैं। इट कंबाइंस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम to the library files and saves final machine language program as executable file। जब कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है तो लिंकर का काम ये होता है कि लिंकर उन ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और लिंकिंग करने के बाद लिंकर
एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। सो कंपाइलर की जो आउटपुट फाइल होती है वो एक ऑब्जेक्ट कोड होता है, जबकि लिंकर की जो आउटपुट फाइल होती है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन होती है .exe। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड लोडिंग। लिंकिंग का प्रोसेस हमने देख लिया, जबकि लोडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, लिंकर की बनाई हुई एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जिसकी एक्सटेंशन .exe फाइल होती है, उससे मेमोरी में लोड किया जाता है। सो द प्रोसेस इन विच द लोडर लोड्स द executable file into main memory for execution. This process is called loading. In simple words, loader एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जो कि लिंकर ने बनाई होती है, उसे मेन मेमोरी में लोड करता है ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, रन किया जा सके। What are preprocessor directives? Preprocessor directives give instructions to the C compiler to pre-process the information before actual compilation starts. Alt F9 जब हम करते हैं उस वक्त तो कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है ना, तब कंपाइलर अपना काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है उसके रिजल्ट में। लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, Alt F9 से पहले ही वो इंफॉर्मेशन को प्री प्रोसेस करवाते हैं सी के कंपाइलर से। और वो प्री प्रोसेस क्या करवाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने printf का फंक्शन यूज करना है। printf के फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे इंक्लूड करवानी पड़ेगी एक हेडर फाइल जिसका नाम है standard input output .h हेडर फाइल। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि printf का फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसको प्री डिफाइन कहाँ किया गया है, उस stdio.h की फाइल में। हैश सिंबल यूज करते हुए हम इंक्लूड के प्री प्रोसेसर को यूज करते हुए हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं ताकि printf के फंक्शन को यूज करते वक्त हमें सिंटैक्स एरर ना आए, बल्कि printf की जो डेफिनेशन, जो डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स में मौजूद है, वो हम कंपाइलर को बिफोर कंपाइलेशन ही प्रोवाइड कर देते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, एक इंक्लूड जो कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज होते हैं, और दूसरा होता है डिफाइन। डिफाइन का क्वेश्चन थोड़ी देर में नेक्स्ट आएगा, तो फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव, इसका मैंने आपको बता दिया। जब भी हमने किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना होता है हमारे प्रोग्राम में, तब हम यूज करते हैं इंक्लूड का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कांस्टेंट मैक्रो with example. Constant macro actually is the second type of preprocessor directive, जो अभी हमने बात की थी hash define। hash define हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कांस्टेंट को यूज करना होता है अपने प्रोग्राम्स में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कांस्टेंट यूज करना है पाई, ये होती है पाई की वैल्यू। जहां जहां पाई लिखा होगा वहां वहां पर इसकी ये वाली कांस्टेंट वैल्यू प्लेस हो जाएगी। ऐसे पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं डिफाइन के प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को, जिसे हम कांस्टेंट मैक्रो भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द यूज ऑफ डिफाइन प्रोसेसर डायरेक्टिव, जस्ट अभी हमने इस पे बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन header files. These are the collections of standard predefined library functions to perform different tasks। और हमें जब भी इन functions को अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है, तब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ हेडर फाइल इंक्लूडेड इन अ सी प्रोग्राम। इसका सिंटैक्स होता है कि पहले हैश लिखा जाता है, फिर इंक्लूड, और फिर इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम हेडर फाइल को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पर्पस ऑफ हेडर फाइल। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई डू यू इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इन सी प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करने के लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। What do you know about C statements? C लैंग्वेज में लिखी हुई एक लाइन जिसके एंड पर हम सेमीकोलन लिख देते हैं, उसे कहते हैं C statement. A statement in C language is an instruction to perform a task. The statements are written in curly brackets of main functions. मेन के फंक्शन के अंदर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंट a और फिर सेमीकोलन, दिस इज अ स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन जो हम हर स्टेटमेंट के एंड में प्लेस करते हैं, इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिलिमिटर्स।
डिलिमिटर्स कर्ली ब्रेसेस को कहते हैं, जो एक्चुअली मेन की बॉडी होती है। पहली ब्रेस को कहते हैं ओपनिंग ब्रेस और लास्ट ब्रेस को कहते हैं क्लोजिंग ब्रेस। Why is the main function used in C program? मेन फंक्शन को कहते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो एंट्री पॉइंट होता है मेन का फंक्शन। मेन के फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। बेशक आपने जितने मर्जी दीगर फंक्शंस बनाए होंगे, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक मेन का फंक्शन नहीं लिखा जाएगा। When the program is executed, the control enters main function and start executing its statements. For example, ये देखें, जब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली लाइन होगी, void main की लाइन। फिर कंट्रोल इसकी बॉडी में एंटर होगा और बॉडी के अंदर जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी उन सबको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा। डिफाइन बग एंड राइट इट्स टाइप। बग कहते हैं एरर को। एरर की कितनी टाइप्स हैं? इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी प्रोग्रामिंग, जो कि रावलपिंडी बोर्ड में 2014 में आया है। ये डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा खुद से। एन एरर इन अ प्रोग्राम इज नोन एज a bug. There are 3 types of bugs or 3 types of errors. Bugs or errors, these are similar words. 3 types के errors होते हैं, syntax error, logical error और रन टाइम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन द टर्म डीबग और डीबगिंग। बग को रिमूव करना इज कॉल्ड डीबग, और ऐसा प्रोसेस जिसमें बग्स को फाइंड आउट किया जाता है और रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिंटैक्स एरर? राइट डाउन एनी 2 कॉजेज ऑफ सिंटैक्स एरर। हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि हर लैंग्वेज को लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को सिंटैक्स कहते हैं और वो फॉर्मेट एक्चुअली लैंग्वेज की ग्रामर कहलाती है। सो लैंग्वेज को लिखते वक्त जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या सिंपली लैंग्वेज के फॉर्मेट में अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्मेट को प्रॉपरली राइट नहीं करते, तो ऐसी सूरत में जो एरर्स क्रिएट होते हैं उन्हें कहते हैं सिंटैक्स एरर। और ऐसे एरर्स डिटेक्ट किए जाते हैं कंपाइलर के जरिए। कॉजेस क्या हो सकती हैं? द स्टेटमेंट टर्मिनेटर में बी मिसिंग एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। दूसरी कॉज क्या हो सकती है? अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड में बी यूज्ड इन प्रोग्राम। जैसे कि अगर हमने फॉर लिखना था लेकिन FORR लिख दिया, तो ऐसी मिस्टेक भी क्या होगी? सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? लॉजिकल एरर्स बहुत डिफिकल्ट होता है इन्हें फाइंड आउट करना, क्योंकि कंपाइलर इन्हें कैच नहीं कर सकता। इन्हें प्रोग्रामर ने खुद ही फाइंड आउट करना होता है। और वो कैसे कर सकता है? प्रोग्राम को बार बार देखने से कि किस लाइन में मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से मेरी आउटपुट वो नहीं आ रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लॉजिकल एरर्स की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि जो आउटपुट प्रोग्रामर एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो आउटपुट उससे नहीं मिलती। प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होता है, आउटपुट भी जनरेट होती है, लेकिन वो आउटपुट करेक्ट नहीं होती। ऐसी टाइप के एरर्स को कहते हैं लॉजिकल एरर। फॉर एग्जाम्पल, टाइपिंग ए रॉन्ग फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना था, लाइक 2 + 3, और उसका आंसर आना था स्क्रीन पर 5, लेकिन जब आप टाइप कर रहे थे तो आपने गलती से यहाँ पर माइनस लिख दिया, और अब इसका रिजल्ट जो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा वो होगा -1। इस रिजल्ट को देखते हुए प्रोग्रामर को पता चलेगा कि कहीं पर लॉजिकल एरर क्रिएट हुआ है, और इसको रिमूव करने के लिए प्रोग्रामर को बार बार प्रोग्राम को ही देखना पड़ेगा, अनलेस कि उसे पता चल जाए कि कहां पर उसने लॉजिकल एरर क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द लॉजिकल एरर इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू फाइंड? इसमें प्रोग्राम ना तो क्रैश होता है और इस टाइप के एरर को कंपाइलर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो प्रोग्रामर को खुद ही इसे रिव्यू करना होता है। अगर लंबा प्रोग्राम होगा तो जाहिर है कि प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको रिव्यू करने में और लॉजिकल एरर्स को रिमूव करने में। डिफाइन रन टाइम एरर्स। रन टाइम का मतलब है
जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस टाइम पर जो एरर्स क्रिएट होते हैं उन्हें कहते हैं रन टाइम एरर्स। और ये एरर्स तब क्रिएट होते हैं जब किसी इलीगल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए, जैसे कि किसी भी नंबर को डिवाइड करना 0 पर इज एन इलॉजिकल ऑपरेशन। ऐसी सूरत में रन टाइम एरर्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द शॉर्टकट की टू कंपाइल एंड रन सी प्रोग्राम। कंपाइल करने की शॉर्टकट की है Alt+F9 और रन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+F9। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।